नमस्कार साथियों, सरल संस्कृत चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। संधि प्रकरण के अंतर्गत हम हल संधि को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज का हमारा विषय है अनुस्वार संधि। ये अनुस्वार संधि क्या है, ये आपके अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हो तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और संस्कृत विषय के विद्यार्थी हो तब तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये विषय रहेगा। क्योंकि आप जो भी श्लोक लिखते हैं, जो भी संस्कृत के वाक्य लिखते हैं, वहां प्रत्येक वाक्यों में लगभग आपको इस संधि के बारे में पढ़ना अथवा इस संधि के ये जो नियम है आपको प्रत्येक वाक्यों में लगाना ही होता है। तो क्या है ये, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। संधि है अनुस्वार संधि। हमने जब वर्णमाला पढ़ी थी तो वहां पे दो अयोग वहां पढ़े थे। अयोग वहां में क्या क्या पढ़े थे, हिंदी भाषा में दो विसर्ग और अनुस्वार। उसी प्रकार संस्कृत भाषा में हमने क्या क्या पढ़ा था, उपध्मानीय, जिह्वा मूल्य, विसर्ग और अनुस्वार। तो वहां पे मैंने बताया था कि अनुस्वार किसे कहते हैं। अनुस्वार तो आपको पता ही है, जिसको इस प्रकार के चिन्ह से चिन्हित किया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। और ये क्या होता है, ये हमेशा स्वरों पर आधारित होते हैं, स्वरों पर आश्रित होते हैं। बिना स्वर के आपका अनुस्वार और विसर्ग दोनों ही नहीं लगते। इसका सूत्र क्या है, तो सूत्र को आप अच्छे से समझेंगे। संधि का नियम बिल्कुल ही स्पष्ट सूत्र के अनुसार ही ये नियम हो जाता है। सूत्र है मो अनुस्वार। क्या सूत्र है, मो अनुस्वार। प्रत्येक सूत्र की तरह ये सूत्र भी आपको याद करना है। तो नियम क्या कहता है, बहुत ही एक सरल नियम है। आप एक बार समझेंगे तो प्रत्येक स्थान पर आप इस नियम को सरलता से आप इसका यूज कर सकते हैं। नियम क्या है, पदांत मौ के पश्चात यदि कोई हल अर्थात व्यंजन आए तो मौ को अनुस्वार हो जाता है। आपने कहीं भी वाक्य देखा होगा तो कहीं तो मौ को मौ की तरह लिखा जाता है। जैसे इस प्रकार हरिम लिखेंगे तो इस प्रकार हरि 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 हरिम हरि हरिम, तो वहां पे हरिम द्वितीय विभक्ति क्वेश्चन में आप किस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार। वहीं अगर वाक्यों में लिखेंगे हरिम वंदे तो वहां पे इस मौ को अनुस्वार हो जाता है। वो क्यों, क्योंकि हमारे पास नियम ने क्या बताया, पदांत मौ के पश्चात यदि कोई हल अर्थात व्यंजन आए तो उस मौ को अनुस्वार कर दीजिए। ये क्या है, कई विद्यार्थियों का मानना है या कहना होता है कि ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु ऐसा नहीं है। संस्कृत में ये नियम है, तो ये नियम आपको लगाना बिल्कुल कंपल्सरी आपके लिए हो जाता है। यदि आप इस नियम को नहीं लगाए तो वहां पे वो त्रुटि मानी जाती है। इसलिए जब भी आपको मौ के पश्चात कोई भी आपको हल अर्थात व्यंजन दिखे तो उस मौ को क्या कर देना है, उस मौ को अनुस्वार कर देना है। ये क्या है, ये अनिवार्य है। यहाँ पे कोई विकल्प नहीं है कि मौ को आप मौ की तरह लिख सकते हैं। संस्कृत में तो अनिवार्य ही है ना। तो हिंदी भाषा में तो वैसे भी मौ को अनुस्वार ही हो जाता है, वहां तो मौ आपको इस प्रकार लिखना ही नहीं होता। संस्कृत की बात करें तो कब आप मौ को मौ की तरह लिखेंगे, यदि उसके पश्चात कोई भी वर्ण नहीं है अथवा उसके पश्चात कोई स्वर है। अगर उसके पश्चात कोई स्वर आ रहा है तब भी आप मौ को मौ ही रखेंगे, उसको अनुस्वार नहीं करेंगे। अनुस्वार की स्थिति में यदि पद के अंत में आपका जो है वो मौ है और उसके बाद कोई आपका व्यंजन आ रहा है। उसके कुछ एक उदाहरण देख लेते हैं। वैसे तो आपको इसके तो आपको सैकड़ों उदाहरण भी मिल जाएंगे। जैसे हरिम धन वंदे, इस प्रकार का हम एक दो पदों को बोलते हैं। पूर्व पद है हमारा हरिम, उत्तर पद है वंदे। पूर्व पद का जो है वो अंतिम वर्ण क्या है, मौ है। क्या वर्ण है, मौ है। और उसके उत्तर में क्या है, वो है। वो कैसा है, वो एक हल है अर्थात व्यंजन है। अब पदांत मौ के पश्चात आपका जब व्यंजन आ गया तो नियम अनुसार उस मौ को क्या कर दीजिए, उस मौ को आप अनुस्वार कर दीजिए। अनुस्वार का तात्पर्य इस प्रकार का चिन्ह उसको कर दीजिए, तो ये इस प्रकार हरिम वंदे ये आपका रूप बनेगा। रामम भजामी, रामम भजामी इस रूप में ही देख लीजिए तो रामम अंतिम पद मौ है, आगे भौ अर्थात व्यंजन है। उस मौ को क्या कर दीजिए, अनुस्वार कर दीजिए। रामम भजामी, ये नियम बहुत ही सरल नियम है। आप बिल्कुल इसको समझ गए होंगे मात्र दो ही उदाहरणों से। प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक वाक्य जो भी आप लिखते हैं उसमें ये नियम लगता ही है। जैसे हम लघु सिद्धांत कौमुदी को आरंभ करते हैं तो पहला ही श्लोक मंगलाचरण हम क्या पढ़ते हैं, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। हमने ये श्लोक पढ़ा ही है। तो इसमें ही देख लीजिए कि नत्वा सरस्वतीम, यहाँ पे सरस्वती में जो मौ है उसको अनुस्वार क्यों हुआ है, क्योंकि आगे उसके आगे एक व्यंजन दो है। और देवीम में भी इसको अनुस्वार क्यों हुआ है, क्योंकि इसके पश्चात भी क्या है, जो श है ये व्यंजन है। शुद्धाम में भी उसी प्रकार, गुण्या में भी उसी प्रकार। अब क्रोम्य हम, अहम में यहाँ पे जो मौ है इसको अनुस्वार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके पश्चात कोई भी वर्ण नहीं है। तो नियम ने क्या बोला, यदि मौ के पश्चात कोई हल है, व्यंजन है, उसको अनुस्वार कर दो। यदि स्वर है तब भी वो मौ ही रहेगा। यदि कोई भी वर्ण नहीं है
तब भी उसको आपने म ही रखना है। कोई भी वाक्य आप लेते हैं, जैसे रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है, तो रामः गृहं गच्छति अगर आप इस प्रकार लिखेंगे रामः गृहं, गृहं गृहं के आगे यदि गच्छति लगा रहे हैं तो म को अनुस्वार हो जाएगा, इस प्रकार गृहं गच्छति। और वहीं अगर आपको वाक्य बनाना है, इसके आगे आंग उपसर्ग जोड़ देंगे, वाक्य बन जाएगा रामः गृहं आगच्छति, राम घर को आता है। तो क्योंकि यहाँ पे म के पश्चात आपका स्वर आ गया तो इसको म को म ही रहेगा, रामः गृहं आगच्छति। इस प्रकार आप इसको समझेंगे। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि आप आरंभ से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने हैं तो आपको ये सूत्र समझ आ गया होगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।